ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल नाउ। हमारे पास एक केस स्टडी मौजूद है। इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें यही चीज एनालाइज करनी है फ्रॉम अ पॉलिटिकल परस्पेक्टिव और पेस्टल का पूरा जो है एनालिसिस। स्मार्टवेयर इज a long established clothing retailer in Noria. It's a country, a highly developed northern European country which is currently in the middle of a deep economic recession. डीप इकोनॉमिक रिसेशन, ये बात हमेशा याद रखें कि अब आप लोग जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। जब तक जो हमने चीज़ें की थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमेशा उन कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है जो एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास मौजूद है। हमेशा उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, चाहे आप उन्हें डिजिटली रीड कर रहे हो या फिजिकली रीड कर रहे हो बुक के अंदर। कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, आपके जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से जो है वो बनेंगे। The country is also experiencing political uncertainty. Political uncertainty भी है because of its coalition government, which many influential commentators believe will not last for its full term of office. These two factors have contributed to record high levels of unemployment, low business confidence, and a steady decline in the standard of living of the general population. इनकी इनकम लेवल्स गिर गए, ठीक है। इनकम लेवल्स गिरने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर है। एट द सेम टाइम जो जो लोगों में जनरल एक बिहेवियर या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अनसर्टेनिटी आई हुई है कि यार आगे होगा क्या, इस ये गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर कौन होगी, किस तरह से होगा। जैसे हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी आई हुई है कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये 2022 मुकम्मल करेगी या नहीं मुकम्मल करेगी। एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप टीवी पे इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह करंट अफेयर्स फॉलो करते हो सो यू वुड सी कि इमरान खान की हुकूमत ये 2022 की क्या इतने पे ये साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं मुकम्मल कर पाएगी। इनकी गवर्नमेंट आएगी अगले या नहीं आएगी उस पर तो लोगों का ओपिनियन बन चुका है और वो ओपिनियन वाज़ है जो ओपिनियन लोगों का बना हुआ है। लेकिन ये अपना रिमेनिंग पीरियड पूरा कर लें, अपोजिशन ये भी नहीं चाहती। अपोजिंग पार्टीज जो है वो ये भी नहीं चाहती कि ये अपना रिमेनिंग पीरियड जो है वो यहाँ पे पूरा कर लें। इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त होल्ड पे हैं। आपको पता है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर आर मल्टीपल आईपीओज जो अभी होने हैं। सर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स ने अपनी कंपनी का आईपीओ करवाना है, ठीक है। इसी तरीके से गनी ग्रुप वालों ने जीसीआईएल का आईपीओ करवाना है, टेलीकार्ट ने सुपरनेट का आईपीओ करवाना है। इस तरह के मुताबिक कोई 8 से 9 आईपीओज है मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस के पास जिनकी लिस्टिंग आनी है। लेकिन वो लिस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी हमारी मार्केट के अंदर वैल्यूएशन मौजूद नहीं है, वैल्यूएशन नहीं मौजूद। 4.5 के मल्टीपल के ऊपर, 4.5 के पीई के ऊपर पूरी मार्केट जो है वो चल रही है। 4.5 के पीई का मतलब वो आप इसको 1 से डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 4.5, सो दैट्स लाइक 22%। 22% का रिटर्न लोग मांग रहे हैं, ठीक है। ये 22% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनी हुई है। 22% का रिटर्न लोग मांग रहे हैं, तो जाके जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली, अगर इतना रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। वो वैल्यूएशंस देने के लिए ही तैयार नहीं है। क्यों? एक अनस्टेबिलिटी आई हुई है। बिल्कुल इसी तरीके की अनसर्टेनिटी यहाँ पे। द कंपनी ऑल्सो ऑपरेट्स इन 2 अदर कंट्रीज, 2 दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है, ऑफ द यूरोपियन मार्केट, साउथलैंड एंड सेंट्रम। साउथलैंड और सेंट्रम इन 2 कंट्रीज के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, सही। टोटल मिला के 3 कंट्रीज, नोरिया, नोरिया के अलावा ये साउथलैंड और सेंट्रम। साउथलैंड और सेंट्रम के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नोरिया के बारे में तबाही की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा कहते हैं स्मार्टवेयर has enjoyed long term business success mainly due to the fact that it has carefully positioned itself towards the lower end of the clothing retail sector, lower end of the clothing retail sector। ये इनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस बताई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस हमें बताई जा रही है कि इन्होंने क्या चूज किया। इन्होंने ये चूज किया कि भाई जो क्लोथिंग का रिटेल सेक्टर है इसमें हम एक लोअर एंड पे रहेंगे ताकि हमारी चीजें बहुत ज्यादा तौर पर अफोर्डेबल हों और लोग इनको जो है वो अफोर्ड कर सकें। इट सोर्सेज इज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स इन लो कॉस्ट इकोनॉमीज, डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर्स इन लो कॉस्ट इकोनॉमीज। जैसे पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, चीजें सस्ती बनती हैं, हो सकता है पाकिस्तान से मंगवा लिया। It has been able to target a mass market with consistently low prices, consistently low prices। ये कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन या नीश की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। इनका सारा फोकस किस पे है कि भाई कॉस्ट सबसे कम हो, सेलिंग प्राइस सबसे कम हो, हम भी कमा सके और पब्लिक अफोर्ड भी कर सके।
This has meant that during the recent economic downturn in Noria, it has been able to profit from the growing number of price-sensitive consumers who have switched from the more high end of the clothing retail market to budget retailers like Smartwear, who are the market leader in this high volume market. Basically वही है कि जब लोगों के इनकम लेवल्स डाउन हुए, उनके इनकम लेवल्स डाउन हुए, तो वो सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए, सॉरी इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। आमतौर पे इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है कि भाई जब इनकम लेवल्स बढ़ते हैं लोग इन्हें खरीदना छोड़ देते हैं। आपकी अगर इनकम लेवल अच्छी हो जाएगी तो आप शायद पाक सुजुकी की गल्टस से यारिस की तरफ शिफ्ट करेंगे या सिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। फिर अगर उससे इनकम बढ़ जाती है तो आप किसी एसयूवी की तरफ शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमेशा लोगों का सोचने का जहन इसी तरीके से होता है। इनकम जब बड़ी लोग इंफीरियर गुड्स की तरफ आए और इनका जो है एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट था, तो इन्हें बहरहाल थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो फायदा हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी बाय कर रहे थे उनके इनकम लेवल्स मजीद गिर गए, इससे भी नीचे गिर गए। जो ऑलरेडी बाय कर रहे थे तो उसका एक नुकसान वाला फैक्टर भी यहाँ पे आया होगा। सही है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं स्मार्टवेयर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन अ लो कॉस्ट low price business model which is described through its mission statement and strategic goals. मिशन स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक गोल्स कहां पे दिए हुए? एग्जिबिट 1 में दिए हुए। ब्रीफिंग नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस डेवलपमेंट, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाउएवर यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, लो प्राइस बिजनेस मॉडल through its mission statement and strategic goals. However, following a prolonged period of expansion and growth, including successfully penetrating several other European markets, the company is for the first time experiencing a market downturn in both its operational and financial performance. Operational and financial performance दोनों उनकी खराब हो रही है. This appears to be in part due to economic pressure and the growing intensity of competition in all of its markets, both home and abroad. एक तो बढ़ता हुआ competition, ये इनको tough time दे रहा है, और इसके अलावा एक इकोनॉमिक प्रेशर जो इस वक्त नोरिया के अंदर आया हुआ है या दुनिया के अंदर आया हुआ है, ये इनको जो है वो टफ टाइम दे रहा है। At a recent board meeting to discuss the latest set of disappointing financial results, it was proposed that an external consultant be appointed to investigate the deteriorating performance of Smartwear. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी यहाँ पे बात हो रही है, and propose the best way forward for the company. You are the external consultant engaged by Smartwear, and you have gathered the following information to help you with your assignment. Exhibit 1 briefing notes दी हुई हैं, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रीसेंट बोर्ड मीटिंग डिस्कशन दिया हुआ है, एक आर्टिकल दिया हुआ है, कंपेरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक डेटा दिया हुआ है, नोरिया का, साउथलैंड का, सेंट्रम का, एग्जीक्यूटिव समरी बताई हुई है, फिर उसके बाद कस्टमर डेटाबेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बताया हुआ है। ठीक है। It is apparent that the downturn in Smartwear's performance can be in part attributed to external factors beyond the company's direct control. यही तो आता है environmental analysis में. A recent national newspaper article further confirms that the economic situation in Noria has made trading conditions tough for businesses. Therefore, a good understanding of those external factors negatively affecting the Smartwear business model is essential so that action can be taken to remedy the current situation and improve the future prospects for the companies and its investors. ये analysis बहरहाल हमें करना है. The board of Smartwear wants to fully understand how the general environment is impacting on the company, as this will directly influence its ability to enable the business to succeed and prosper. The board has asked you to prepare to brief the board on the issue for their next board meeting. क्या बताना है आपने? आपने बताना है analyze the environment in which Smartwear operates and consider how this might impact its business model, mission and strategic goals. इसके अलावा assess the major risks presented by Smartwear's current business model and suggest appropriate mitigating factors, actions to manage these risks. एक ये एरिया है जिसके अंदर हमें एनालाइज द एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी पर्सनल वाली चीज जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। और फिर उसके बाद कहता है एनालाइज द कंपनीज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथलैंड मार्केट टू डिटरमिन व्हाई Smartwear appears to be performing so well in this particular country compared to Noria. ये हम पढ़ेंगे पॉटर्स डायमंड के साथ। अभी हमने पॉटर्स डायमंड जो है वो बारे नहीं पढ़ा। इसी हैंडआउट के अंदर जो ऊपर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा था, उस फ्लो चार्ट में इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा टारगेट होगा वो ये पॉटर्स डायमंड होगा, और हम इसी हैंडआउट की इस केस स्टडी को उसके लिए भी कंटिन्यू करेंगे। दिस इज बेसिकली पॉटर्स डायमंड, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये हम इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस के बाद।
तो यही वाला सवाल इंशाल्लाह ताला वहां पे भी कैरी करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर बी के लिए। लेकिन पहले हमें यहाँ पे केस स्टडी में पहली वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और वो पहली वाली रिक्वायरमेंट क्या है? एट द सेम टाइम हमें एनालाइज करना है इस एनवायरनमेंट को इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसिडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट इट्स बिजनेस मॉडल, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका एग्जिबिट। एग्जिबिट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना इसकी इंफॉर्मेशन ब्लर नजर आ रही होगी, तो मैं ये करता हूँ, मैं इसको पीडीएफ में खोल लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो फाइल नजर आ जाएगी वन नोट में, वैसे ही वो थोड़ा सा उसको इनके एग्जिबिट्स पढ़ लेते हैं। स्किम थ्रू करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह ताला हमें नहीं पढ़ना होगा। ऑल राइट, सो इसकी ब्रीफिंग नोट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ब्रीफिंग नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द कंसल्टेंट। Smartwear mission statement. Our mission is to make the widest range of good quality fashion, which is responsibly sourced, available to everyone at affordable prices. यहाँ पे अगर आप देखो तो दो तीन किस्म की चीजें हैं। प्राइसेस वाला भी मैटर है अपनी जगह, और एट द सेम टाइम सारे लोगों को बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सप्लाई करने का भी इनिशिएटिव मौजूद है। टू अचीव दिस मिशन द बोर्ड हैज एग्रीड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक गोल्स: continued investment in all our core markets that continue to offer significant growth opportunities to satisfy the needs and demands for low cost products and services to our customers; strong long-term relationships with key suppliers based on mutual respect; function with the highest ethical standards and maintain a respective successful and viable company; responsible custodian। ये सारी चीजें इनके मिशन में आ जाती हैं। ठीक है, मोरलेस बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिस तरह का काम कर रही होती हैं। Governance arrangements: Smartwear has a balanced board of directors, most of whom have been with the company for more than a decade, and responsibilities cover all of its core business functions. एक प्रॉपर इनका बोर्ड बना हुआ है, लेकिन ये जो गवर्नेंस इन्होंने यहाँ पे दी है, ये आगे एक सवाल में रिक्वायरमेंट के लिए दी है जो अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। बिजनेस डेवलपमेंट में कहते हैं, since it was listed on the Noria Stock Exchange 5 years ago, Smartwear has enjoyed meteoric success. At that time, it only had 40 retail outlets. But since then, through careful and planned investment, the company has achieved sustained growth and became a substantial multinational business with over 100 outlets in Noria. यानी अगर ये 40 से 100 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 40% बिजनेस से इन्होंने 100% इसको किया, डबल से ज्यादा की ग्रोथ है, 1.5 टाइम्स की ग्रोथ है जो इन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर जो है वो अचीव की। And a similar number of stores in several other European countries. Industry analysts have remarked that Smartwear has never exploited e-commerce opportunities. अब तक ये e-commerce में नहीं आए हैं, ये एक point to note वाली बात है। Where when there have been several new entrants into the market in the past few years who only sell online, the convenience and quality of service that these e-retailers provide has proven to be very appealing to many of the Smartwear's traditional customers as well. यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस तरह की कोई चीज अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं की है, इनके पास ना कस्टमर का इतना कोई खास डेटा है। The absence of detailed customer data has prevented Smartwear from mitigating the risk presented to its market share from e-commerce. एक ये खतरा है कि यार आने वाले वक्तों में ई-कॉमर्स इनके मार्केट शेयर को जो है वो खत्म कर सकता है। नो वॉइस, सना अली कहती हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग बता दें भाई मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। Am I audible to everybody else? Clearly audible. सर्वर कहते हैं सर clearly audible. सना एक दफा रिज्वाइन कर लो, हमारे भी कह रहे हैं सर आवाज आ रही है, चलो गुड इनफ। ऑल राइट, अच्छा ये जो यहाँ पे एग्जिबिट दिया हुआ है, ये एग्जिबिट हमारी रिक्वायरमेंट से रिलेटिव रेलिवेंट नहीं है, एसीसीए का ये क्वेश्चन है, एसबीएल का। आगे गवर्नेंस की कुछ बातें हो रही हैं, तो गवर्नेंस के हवाले से इस एग्जिबिट की जो है वो ज्यादा रेलिवेंस है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं फॉर दिस रिक्वायरमेंट। ये हम पढ़ लेते हैं। Having already suffered more than 3 years of economic misery, there is still no end in sight for the poor people of Noria. A recent report issued by the Finance Ministry has forecasted negative economic growth, which in reality means further decline for Noria during the whole of this year and possibly beyond. Price inflation has been running at nearly 7% for over a year, which is high for the Norian economy. But with the stagnating economy, the central bank will be reluctant to raise interest rates. ये अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा नहीं रहे। सो विद मोर देन 8% of the adult population currently unemployed in the Nostri,
program imposed by government because of reduced taxation revenue, the prospects in Noria still look pretty bad. The big question must be, are there any signs of economic recovery, which a reporter from Noria Herald asked the finance minister at a press briefing yesterday, to which his reply was, so if we are able to successfully survive the 2019 period without any more important businesses going into liquidation or further heavy job losses, then it seems that an economic recovery might start as early as next year. That is our expectation, but we have to wait and see. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई एक आध साल में शायद चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आपको इसके हवाले से जो है वो वॉच करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा तीनों का मौजूद है, नोरिया का, साउथलैंड का और सेंट्रम का। साउथलैंड और सेंट्रम बेसिकली आप फर्दर जब हम पॉटर्स डायमंड देखेंगे तो वहां पे हमें एनालाइज करने में हेल्प करेगा। फिलहाल हमें नोरिया का एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है, तो वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन है 10.4 मिलियन, इसमें जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 6.6 मिलियन है। अगर मैं 6.5 मिलियन 6.5 डिवाइड बाय 10.4 करता हूं, दिस मेक्स इट 62.5%। पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा वर्किंग है। ग्रोथ रेट +0.2% पर एनम, कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही, नियर टू जीरो है। 38% अंडर 30 ईयर्स, ज्यादातर इनकी मतलब जो 38% पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है, तो बाकी पॉपुलेशन इनकी एक तरीके से बूढ़ी पॉपुलेशन के अंदर या ओल्ड एज पॉपुलेशन के अंदर आ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट 8.8% है, लास्ट टाइम 9.1 थी। इसके अलावा एवरेज एनुअल अर्निंग्स इनकी है $48,500। सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट 1.5% है, पिछले 18 महीने से चेंज नहीं किया। इंटरेस्ट रेट्स को जब बढ़ा देते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी रुक जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। लोग ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स के अंदर, यानी इन्वेस्ट से मुराद सेविंग अकाउंट में रखते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, किसी बिजनेस में रिस्की काम नहीं करते, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती जरूर है। इन्फ्लेशन रेट 2.2%। कंज्यूमर डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 88%, बहुत ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, सॉरी कंट्री के ऊपर। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोलिटिशियन गवर्नमेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स, और इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, डोमिनेंट बिजनेस सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सीमेंट हो, स्टील हो, फूड हो, फार्मा हो, इस तरह की कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है जब आपके पास और कोई बड़ी इंडस्ट्री ना हो। इसके अलावा डिफेंस है, टूरिज्म है और रिटेल है। ये चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से कोई बहुत अच्छी कंपनी ये नहीं है, कंट्री ये नहीं है। पॉपुलेशन की परस्पेक्टिव से भी, पर कैपिटा के हिसाब से भी, इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से भी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर हैं जो रिलेटिवली कंपनी के फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, गवर्नेंस के ऊपर सवाल है। गवर्नेंस अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे। सो ये हमने कंपनी का पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा। अब आ जाते हैं वन नोट पे वापस, ठीक है जी। सो अब हमें इस केस स्टडी में इस कंपनी की पांचों चीजों को एनालाइज करना है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल। सोशल के एतबार से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ लोगों की प्रेफरेंस या चॉइस को आप थोड़ा सा उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर जो है वो इंक्लूड होगा, ना कि जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। सही है। सो यहाँ पे हमें इसका एक जो है वो सॉर्ट ऑफ एक पेस्टर एनालिसिस यहाँ पे पूरा करना है। अब आई वुड वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप एक पेन पेपर लें, अपने रजिस्टर पे पेन लें और छोटे छोटे पॉइंटर्स इस कंपनी के बनाना शुरू करें जितना आपको इस केस स्टडी से समझ आया। आई वोंट से कि आप बिल्कुल एक लंबा पैराग्राफ बनाए, अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंटर्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में इसको जो है वो अपने पास लिखना शुरू करें। आई एम गिविंग यू 8 to 9 मिनट्स ओनली, 8 से 9 मिनट में दे रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आ सकते थे। बुलेट पॉइंट्स में मैं यहाँ पे चीजें जो है वो लिखूंगा और आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में अपने पास जो है वो लिख सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू 8 to 9 मिनट्स। इसके जो बेसिक पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं, उन बेसिक पॉइंट्स को आप यहाँ पर अपने पास जो है वो लिखिए। कमिंग ऑन टू द सोल्यूशन नाउ, यहाँ पर जो हमसे जो चीज रिक्वायर की गई थी, जो मांगी गई थी, वो एनवायरमेंट एनालिसिस था। क्यों? बिकॉज द बोर्ड wants to understand the general environment, as this will directly influence the stability to enable the business to succeed and prosper. The board has asked you to brief the board on this issue for their next board meeting. सही है। ये सारी एस्पेक्ट्स आपको चीजें बतानी है। सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारे पास पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला फैक्टर
जो यहाँ पे नजर आता है वो ये, द सिचुएशन इज हाईली अनसर्टेन, सिचुएशन इज हाईली अनसर्टेन। अनसर्टेन सिचुएशन है, हमें 100% नहीं पता कि यार किस तरीके से आगे जो है वो ऑपरेट होगा, क्या गवर्नमेंट का आउटलुक होगा, गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी किस तरीके से ओवरऑल लेवल पे गवर्नमेंट सेलेक्ट होगी, आगे जो है वो उसका फ्यूचर आउटलुक होगा, किसकी रूलिंग होगी, क्या पॉलिसीज होंगी। गवर्नमेंट का ना रोल इस वक्त समझ आ रहा है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ आ रही हैं, ना उनके एक्शन समझ आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीजें, सो इस सब में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस पैराग्राफ को लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई सवाल आपको एग्जाम में आता है तो ये 5 से 8 नंबर के लिए होगा। इस अनसर्टेनिटी के साथ आपने एक चीज ये बतानी है कि इस पॉइंट इन टाइम पे आप एक्सपेंशन की तरफ मत जाओ। यू शुड नॉट एक्सपैंड योर बिजनेस, किसी भी तरीके से आप एक्सपेंशन की तरफ मत जाएं। आप ये सोच रहे हैं कि यार हमारे में तो लोग बढ़ गए, लोग इनकम लेवल्स कम हो गए तो हमें एक्स्ट्रा स्टोर्स खोल लेने चाहिए, नहीं। एक्सपेंशन वाली चीज जो है वो बादल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपेंशन वाली चीज की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि बदलती हुई गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो आपकी डिट्रीमेंट के ऊपर हो और आपकी करंट पोजीशन को जो है वो बादल खराब करे। आप फाइनेंस ना रेज कर पाए, आपको पैसे ना मिल पाए, सस्टेन ना कर पाए करंट पोजीशन को, तो कोई भी नया स्टेप लेने से बेहतर है लेट द क्लैरिटी कम फर्स्ट। लेट द क्लैरिटी कम फर्स्ट। सबसे पहले क्लैरिटी वाला फैक्टर आ जाए, हमें पता चल जाए कि यार पॉलिसीज वगैरह का क्या ग्राउंड है, फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद हमें इस तरह की कोई एक्सपेंशन के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। जब तक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन रहती है वी हैव टू वॉच इट, वी हैव टू वॉच द सिचुएशन। और सीधा सीधा ये चारों चीजें आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो बताएंगे और इवेल्युएट करेंगे, ये रेकमेंड करेंगे कि बोर्ड को किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये इवेल्युएट करना चाहिए कि अभी सर्टेनिटी नहीं है। सिंस सर्टेनिटी नहीं है तो कोई नया स्टेप ना लिया जाए, इसी सिचुएशन को क्लोजली वॉच करके थोड़ा सा टाइम दे के वेट करके वॉच करने की जो है वो भारत कोशिश जो है वो की जाए। इसके बाद हमारे पास अगला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो मौजूद है। हमें नजर आ रहा है कि भाई एक हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, एक डीप रिसेशन से कंट्री जो है वो गुजर रहा है। इसकी वजह से रिटेल सेक्टर कोई इतना ग्रो नहीं कर रहा। हाँ ये जरूर है कि आप जो लेस डिस्पोजेबल इनकम वाले लोग हैं या जो लोग इस लोअर लेवल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं वो आपके कपड़ों की तरफ आ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जो आपकी बिहेवियरल जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। हो सकता है इससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए और इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन होने पे आपकी सेल्स में एक वक्त आए कि डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, या फिर अगर इसमें बेहतरी आती है, बेटरमेंट आती है, तो लोग आपके कपड़ों को छोड़ के फिर से हाई एंड की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इफ देर इज फर्दर डिक्लाइन in the income levels, company might lose its sale, company might lose its sales। और अगर ये इनकम लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यार एक आध साल बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे इनकम लेवल्स बढ़ जाते हैं तो फिर लोगों में फिर से दोबारा वो शिफ्ट बैक करेंगे और उसी क्लोथ की तरफ जाएंगे जो वो पहले वेयर करते थे या जिस तरह की पहले वो डिस्पोज करते थे। ठीक है, सर्वर कहते हैं बट सर इन एग्जिबिट 4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्रीज दिस ईयर, एंड इट नेगेटिंग आइडिया ऑफ स्टार्टिंग पैराग्राफ्स। यार बेसिकली जो जो परसेंटेज कम हुई है ना वो बहुत ही ज्यादा कम उससे हुई है। 9.1 की जगह 8.8 आपकी जो है वो सूरत हाल हो गई है। अब होता ये है कि जब आप अगले साल का रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो बेस होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बारह पिछले साल वाला होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक कमी आपको उसमें जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल फर्क नहीं आया। 8.8 और 9.1 तो हो सकता है बीच में डेथ रेट भी हो, लोगों ने सुसाइड कर ली हो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से।
होता है, बड़ा एक रीजनेबल फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोग इस तरह से जिंदगी से उम्मीद हार जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो तुम उसको बेस नहीं बना सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर भी श्योर नहीं है, वो कह रहे हैं देखेंगे अगले साल, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो यहाँ पे बोर्ड को भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि यार अगर इस तरह की कोई चीज हो गई कि इनकम लेवल्स बेहतर हो गए, तो ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और अगर इनकम लेवल्स मजीद गिर जाते हैं इस मुल्क के अंदर, तो शायद हमारी फिक्स कॉस्ट हमारे ऊपर सर पे बर्डन आए और हम अपनी जो है फिक्स कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए, हमारे ब्रेक इवन के वॉल्यूम्स भी ना हो। ये दोनों चीजें बहरहाल बोर्ड को यहाँ पे जो है वो कंसिडर करनी है। आपको ये नहीं बताना कि बोर्ड को एक्सपेंड करे या बोर्ड अपने बिजनेस को चेंज करे या किसी नए प्रोडक्ट की तरफ जाए। आपको सिर्फ एनवायरनमेंट बता देना है अभी कैसा चल रहा है, तो वो एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से इकोनॉमिक में ये दो तीन चीजें जो है वो बहरहाल आ जाएगी। बट जहां तक सोशल, उसकी हम बात करते हैं। सोशल के अंदर आप ये बता सकते हैं कि भाई जो अभी करंट बिहेवियरल शिफ्ट है वो कंपनी को फेवर कर रहा है, क्योंकि लोग जो है वो कंपनी के कपड़ों की तरफ आ गए। दैट इज बेसिकली फेवरिंग द कंपनी। लेकिन आगे जाके जब इनकम लेवल्स वगैरह बढ़ जाएंगे, जब इनकम लेवल्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, तो ये शिफ्ट जो है वो दोबारा से लोग शिफ्ट बैक जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे सोशल में आपको ये रखना चाहिए कि भाई कंपनी का जो बोर्ड है, कंपनी के जो बीओडी हैं, इनका फोकस अपनी उस मार्केट के उस पब्लिक पे होनी चाहिए जो लो कॉस्ट की तरफ जा रही है। अपने फोकस को वो शिफ्ट ना करें। पता चला जो नई कस्टमर बेस आई है उसके लिए नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं कि नहीं नहीं इनके लिए महंगा सामान आप बनाएंगे, इनके लिए प्रीमियम क्लोथ्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं नहीं कि आप प्रीमियम क्लोथ्स वगैरह की तरफ जाएं। आपका कोर फोकस आपकी लो कॉस्ट मॉडल पे ही होना चाहिए। आपका जो फोकस है वो आपके लो कॉस्ट मॉडल पे ही होना चाहिए, और इसी लो कॉस्ट मॉडल को आप कैरी करते हुए अपने वॉल्यूम्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। बजाय इसके कि आप एक्सपेंशन की तरफ जाएं, आप वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ की तरफ जाएं। ठीक है, सो अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अभी एक्सपेंशन की कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आपको वॉल्यूम्स को टारगेट करना चाहिए और वॉल्यूम के साथ साथ उनकी ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी नेट के अंदर या आपकी जो नेट है उसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अगला फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में कोई बताना चाहेगा उन्होंने क्या लिखा है? एनीवन? जी भाई, टेक्नोलॉजिकल के बारे में कोई बताना चाहेगा? बड़ा एक की पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ था फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, जो बोर्ड को कंसिडर करना चाहिए इस वक्त। एक्सीलेंट अमार। और कितने लोगों ने सोचा ये? सर्वर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितने लोगों ने सोचा था ये पॉइंट टेक्नोलॉजिकल के अंदर? जी भाई, कम अप विद योर पॉइंट्स। या तो लोग शर्माते हैं, बताते नहीं है। यहाँ पे कोई हंसेगा नहीं भाई आपके ऊपर, मैं नाम भी आपका नहीं बताऊंगा पढ़ते वक्त अगर आंसर सही नहीं हुआ तो। बिल्कुल सही सर, टेक्नोलॉजिकल के अंदर यू शुड कम अप विद द पॉइंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज राइट नाउ अनटैप्ड बाय द कंपनी। सही तरीका ये होना चाहिए कि कंपनी अपनी ई कॉमर्स के लिए एक रिसर्च स्टार्ट करे और इस एरिया में जो है वो डेवलपमेंट करे। नए प्रोडक्ट्स लाना, नए लोगों को, स्टाफ को हायर करना, ये कंपनी की कॉस्ट को मजीद गिरा देगा। ऑनलाइन के अंदर जो ओवरहेड्स होते हैं वो बेसिकली कम होते हैं। ओवरहेड्स कम होते हैं तो इससे कॉस्ट आपकी मजीद कम हो जाएगी और इससे आप अपनी सेलिंग प्राइस को और अच्छा कम कर सकेंगे। आपके मार्जिन जो है वो वाले इंटैक्ट रहेंगे। मार्जिन आपके इंटैक्ट रहेंगे। ये चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि बोर्ड को सही मायनों में अपना फोकस बढ़ाना चाहिए ऑनलाइन पर, और रिटेल आउटलेट्स को बंद कर देना चाहिए। ये सबके लिए अफोर्डेबल बनता चला जाएगा। रिटेल आउटलेट्स कम होंगे, ऑनलाइन की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा होगा। एक बेहतर मार्जिन की सिचुएशन में, बेहतर पर्सपेक्टिव में कंपनी जो है वो ओवरऑल लेवल पे परफॉर्म कर पाएगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, उसकी रेंज, उसकी वैरायटी, ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर पाएगी। फिर इसके अंदर आपके पास मार्केटिंग, ये आसान हो जाती है। फीडबैक लेना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो टेक्नोलॉजिकल वाले की पॉइंट सबसे ज्यादा या मार्क्स सबसे ज्यादा रखता, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मवाद है बोलने के लिए। मार्केटिंग आसान हो जाती है, फीडबैक लेना आसान हो जाता है, इंप्रूवमेंट, आप कस्टमर को प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस दे सकते हैं। भाई जैसा आपको पसंद है आप वैसा बता दें, हम उस तरह का। हो सकता है आपने वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप कस्टमाइज चीज बना लो,
ये कलर होगा, ये फैब्रिक होगा, इस तरह का कपड़ा होगा, हम आपको बना के दे देंगे, लो कॉस्ट में बना के दे देंगे। टी शर्ट का डिजाइन से लेकर लो, हफ्ता पहले ऑर्डर आया, आपने उसको प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया और हफ्ते बाद डिलीवर कर दिया। तो आपके पास ऑप्शंस और वैरायटी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, ऑप्शंस वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंपैरिजन, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन वगैरह अवेलेबल होते हैं और बड़ा इजी एंड कन्वीनियंट मेथड होता है, बड़ा ही इजी और कन्वीनियंट मेथड होता है ओवरऑल लेवल पे इसको जो है वो कैरी आउट करने में। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हवाले से ये बात है, बोर्ड को खास तौर पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खास तौर पे यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन देनी चाहिए, रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि भाई आप ऑनलाइन को कंसिडर करो, एंड इट्स हाई टाइम यू शुड बिकम पार्ट ऑफ द ऑनलाइन कल्चर राइट नाउ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है लीगल, ठीक है, पॉलिटिकल हमारा डन हो गया, इकोनॉमिक डन हो गया, सोशल भी है डन, टेक्नोलॉजिकल भी है डन, लीगल हमारे पास रहता है और एनवायरमेंटल रहता है। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से तो इतना ज्यादा इशू नहीं है, वो सीधा सीधा ट्रेड करते हैं, जो उनकी सप्लाईज आती हैं वो फॉरेन सप्लायर से आती हैं, लो कॉस्ट सप्लायर से, तो उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए, सप्लायर रिलेशंस के ऊपर, कि उनके पास से सीधा सीधा सामान आ रहा है। और लीगल के हवाले से कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी भी नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे इसके हवाले से, लीगल के हवाले से जो है वो मौजूद नहीं है। तो लीगल के ऊपर अगर आप ना भी कमेंट करें, एक आध लाइन लिख दें कि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लीगल बज़ाहिर बज़ाहिर एक सूटेबल एनवायरनमेंट लग रहा है, कोई मसला वगैरह इन्होंने नहीं बताया, तो टैक्सेशन के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। कंपनी ने पिछले 3-4 साल में ग्रो किया है बहुत ज्यादा, 40 रिटेल आउटलेट से 100 रिटेल आउटलेट्स पे गए, तो कंप्लायंसेस का पर्सपेक्टिव और लीगल पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करना, लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना, ये बहरहाल डीम्ड एंड फिट नजर आ रहा है कि हाँ यार ये कंपनी जो है वो बहरहाल ये करती ही होगी। सो ये पूरी केस स्टडी हमने जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड की, और पूरी कंपनी का एनालाइजेशन की कि यार पेस्टल एनालिसिस किस तरीके से एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे अप्लाई किया जाता है। अब बॉल आप लोगों की कोर्ट में है, अगर इसको रजिस्टर पे अच्छे से ड्राफ्ट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, और अगर लिखोगे तो और ज्यादा तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप होगी, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तुम्हारी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का अंदाज और मजबूत हो जाएगा, सोचने का, थिंकिंग का पावर और अच्छी तरीके से एनहांस हो जाएगा, और ओवरऑल लेवल पे बड़ा अच्छा इसको जो है वो कंडक्ट कर सकोगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अगर इसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमने ये पेस्टल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम एनवायरमेंटल एनालिसिस यानी एक्सटर्नल एनालिसिस की मजीद कुछ चीजें देखेंगे, और हर क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें केस स्टडीज करवाऊँ। केस स्टडीज, इस तरह की बड़ी केस स्टडीज, मुझे पता है कि आई कैप इतनी फुल लेंथ केस स्टडीज बेशक ना देगा कि 5-5 एग्जिबिट्स दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और एक फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट आपका बनता है कि यार कंपनीज में किस तरह से सिचुएशन होती है, कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो तुम लोग अगर कहोगे तो मैं इतने बड़े बड़े सिनेरियोज नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हमें करने चाहिए, इतने ही बड़े सिनेरियोज करने चाहिए, और उनको बहरहाल जो है वो ड्राफ्ट भी करना चाहिए। क्वेश्चंस बेशक कम हो, पेस्टल का एक क्वेश्चन हो, लेकिन इतना तगड़ा हो कि हम जो है वो पूरी तरीके से समझ सकेंगे कंपनी के इन डेप्थ जो उसको इन्वायरमेंट को जो है वो कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तुम स्टडी टेक्स्ट देखोगे, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, एक एक दो दो पैराग्राफ्स की एग्जाम्पल्स हैं, उससे एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन होलिस्टिक सिनेरियो बिल्डिंग जहन में नहीं हो पाता। तो ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और अब कल की क्लास में हम इसी के आगे अगला मॉडल पिकअप करेंगे और उसकी एक केस स्टडी भी करेंगे। ठीक है जी, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।